नमस्कार आप सबको, स्वागत है आपका क्रिस क्रॉस क्लासेस के चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। और इस टॉपिक से रिलेटेड काफी बच्चों को समस्याएं आती है और थोड़े बहुत यहाँ पे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है क्या। ये जो मेनली हमारी क्लास है ये सीयूईटी के लिए है। किसके लिए बच्चों? सीयूईटी के लिए क्लास है। ठीक है, इसके एग्जाम जो है बिल्कुल नियर बाय है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो पहले ही निकल चुका है। सीयूटी की क्लास जो अभी हमने बोल सकते हो कि ये जो क्लास जाएगी अभी, ठीक है, या फिर ये जो क्लास चल रही है हमारी क्रिस्टस क्लासेस हमारा जो मेन चैनल है उस पे जा रही है। लेकिन आपको सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि ये जो हमारी क्लास है मंडे से मतलब कल से हमारी द स्टडी वॉरियर्स पे जाएगी। और यहीं पे हमारा सारा का सारा सिलेबस सीयूटी से लेके राइट, सीयूटी का जो भी सारा सिलेबस है वो सारा हमारों को द स्टडी वॉरियर्स पे ही मिलेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द स्टडी वॉरियर्स नाम आपको याद रखना है। मंडे से ही सारी की सारी क्लासेस चल रही है, ठीक है, और चालू हो जाएंगी। और जैसे हम बात करें कौन कौन सी क्लासेस, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स, सारी की सारी क्लासेस चलने वाली हैं। तो द स्टडी वॉरियर्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यहाँ पर जो हमारा मेन टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, यहाँ पर हम इंग्लिश का जो सिलेबस है, राइट, किसका? इंग्लिश का जो सिलेबस है इसी का पहला टॉपिक लेके आए हैं जो कि है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। हम 9, 10, 11, 12 हम हर जगह रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करते हैं। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को अटेम्प्ट कैसे करना होता है, उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमारे को कैसे करने होते हैं, ये हमारा एक मेन बोल सकते हो पॉइंट हो सकता है। जहां पर हम क्या करते हैं कि भाई मान लो कि ये हमारा पैसेज दिया हुआ है, राइट, ये हमारा पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज में हम क्या करते हैं, मान लो कि कोई भी क्वेश्चन पूछा, आप क्या करते हो, सीधा पैराग्राफ की कोई भी लाइन उठा लेते हो। मान लो कि हमने ये लाइन उठा ली, ठीक है, और हम क्या करते हैं फिर वही सेम एज इट इज वहां पर लिख देते हैं, मतलब कॉपी पेस्ट कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि एग्जामिनर इतना पागल होगा कि भाई आप जहां पर कॉपी पेस्ट कर रहे हो वो उसी के मार्क्स देगा? या फिर जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है, ठीक है, वो इसलिए थोड़ी बना रहे हैं कि भाई आप क्या करो, पैसेज में जाओ, कॉपी करो, मतलब वहां से आप एक लाइन ले लो और सीधा आप अपनी आंसर शीट में लिख दो। क्या इसी तरह एग्जाम में आपको मार्क्स मिलते हैं? हम बोलेंगे नहीं। आप अगर ऐसा करके आते हो तो डेफिनेटली आप बहुत गलत करके आते हो, मतलब आपके मार्क्स जो है वो कट हो जाएंगे, मतलब काट ले जाएंगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। इसीलिए आपके सामने हम लेके आए हैं कि भाई हमारे को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को अटेम्प्ट कैसे करना होता है। और जो हमारे टॉपिक्स है कि भाई जो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होंगे वो किस किस प्रकार के आएंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मेनली हमारे 3 प्रकार के हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें से है हमारा सबसे पहला टॉपिक है फैक्चुअल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, तो फैक्चुअल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है क्या? एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा पैसेज जो कि फैक्ट पर ही डिपेंड होगा, जो कि फैक्ट ही आपको बताएगा। मान लो कि किसी व्यक्ति की बायोग्राफी हो गई, ठीक है, किसी चीज का विवरण हो गया, किसी बात का विवरण हो गया, किसी बात का निर्देश हो गया, ठीक है, तो यही सारी चीजें जो है वो क्या है, एक फैक्ट पे निर्धारित होती है, एक फैक्ट पे ही डिपेंड होती है। तो उसे ही फैक्चुअल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बोला जाता है। तो पहला टॉपिक आप याद रखिएगा कि ये आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है, ये आपके सीयूईटी के सिलेबस में दिया गया है, ठीक है, सीयूईटी के सिलेबस में दिया गया है। तो जान लेते हैं एक्चुअली में फैक्चुअल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है क्या। जस्ट रिमेंबर, फैक्चुअल पैसेजेस convey information in a straightforward and direct manner about a particular subject। तो यहाँ पर फैक्चुअल जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बिल्कुल सीधी सीधी बात की जाती है, डायरेक्टली होता है। इसकी जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज एंड द स्टाइल आर सिंपल एंड क्लियर। जिस तरह से फैक्चुअल कॉम्प्रीहेंशन हमारे को करना होता है, बिल्कुल साधारण सी लैंग्वेज में आपको दिया जाएगा, लिखने का स्टाइल जो है वो भी बिल्कुल साधारण होगा। फैक्चुअल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में हमारे को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस, राइट। नेक्स्ट हमारा है, अगर हम बात करें नरेटिव रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। नरेटिव रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो इस प्रकार आप बोल सकते हो ये हमारा दूसरा पैसेज है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। जस्ट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। सॉरी, ये किस तरह का है? नरेटिव रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या है? आप बोल सकते हो ये कुछ कहानियां होती हैं, कुछ किस्से होते हैं जो कि पैसेज में दिए जाते हैं, कुछ स्टोरी टेलिंग होती है। उस स्टोरी टेलिंग को आपको पढ़ना होता है। देन यू हैव टू गिव आंसर व्हाटएवर देयर मींस व्हाटएवर द क्वेश्चन दे आर आस्किंग इन फ्रॉम द पैसेज। आपको क्या करना है,
कि नरेटिव रीडिंग में जो भी स्टोरी टेलिंग है, मतलब पैसेज में जो भी दिया गया है और उसके यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जस्ट यू हैव टू गिव आंसर फ्रॉम द पैसेज एंड जस्ट यू हैव टू रिमेंबर नॉट अ सिंगल क्वेश्चन विल कम आउट ऑफ द पैसेज। कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन पैसेज के बाहर से नहीं आएगा, जस्ट यू हैव टू कीप दैट इनटू योर माइंड, राइट। तो यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं, स्टोरी टेलिंग द स्टडी ऑफ चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग। स्टोरी टेलिंग क्या होती है, जहां पर बच्चों की समझ में आ जाता है, बच्चों की समझ में होता है ये। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ फैसिनेटिंग विंडो इनटू द डेवलपमेंट ऑफ स्टोरीज, advanced cognitive skills more generally. Narrative comprehension is an important precursor as well for reading achievement, especially reading comprehension. As I have already told you, narrative comprehension is just about a storytelling. आपको कहानी, किस्से, कथाएं, आपको ये सारी चीजें दे दी जाएंगी उस पैसेज में। पैसेज का आपको फ्लो में पढ़ना है। अभी हम बताएंगे आगे कि किसी भी पैसेज को हमारे को कैसे अटेम्प्ट करना है। ये हो गया हमारा दूसरा पैसेज जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और टॉपिक की कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमारी वर्ड मीनिंग अच्छी नहीं है, मतलब वोकैब्स अच्छी नहीं है, हम वर्ड मीनिंग्स नहीं जानते हैं, फिर हम कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसका भी सॉल्यूशन हम देंगे, ठीक है। आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, अगर आपको कोई वर्ड नहीं पता है, वोकेबुलरीज आपकी ज्यादा अच्छी नहीं है, इन सब का आइडियाज हम देंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो थर्ड हमारा रहेगा लिटरेरी पैसेज। अभी लिटरेरी पैसेज एक्चुअल में होता क्या है, लिटरेरी पैसेज इज जस्ट डिपेंड ऑन द चैप्टर्स, राइट, रिलेट टू द चैप्टर्स। आप बोल सकते हो कि कंप्लीट चैप्टर दे दिया जाएगा, या फिर चैप्टर का कुछ पार्ट दे दिया जाएगा, या फिर एक सेंटेंस दे दिया जाएगा चैप्टर में से, जहां से आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना है, और देन यू हैव टू गिव आंसर राइट फ्रॉम द पैसेजेस। तो एक बार देख लेते हैं भाई, अ लिटरेरी पैसेज इज अ पीस ऑफ रिटन टेक्स्ट, इट कैन बी एज लॉन्ग एज अ चैप्टर और शॉर्ट एज अ सेंटेंस। ये जो लिटरेरी पैसेज होते हैं, ये बहुत बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। टिपिकली अ लिटरेरी पैसेज इज सेवरल पैराग्राफ इन द लेंथ। दिस पीस कैन बी ऑफ एनी जनरल लिटरेचर फ्रॉम अ पोएट्री टू फिक्शन। आप बोल सकते हो किसी भी साहित्य से लिया जा सकता है, ठीक है, किसी भी चैप्टर से लिया जा सकता है, आप बोल सकते हो कि इसका कुछ पार्ट लिया जा सकता है, या फिर पूरा आप बोल सकते हो चैप्टर लिया जा सकता है। पैसेज इज पैसेज विच इज बेस्ड ऑन लिटरेरी पैसेज, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर। तो तीन काइंड ऑफ पैसेज होंगे, राइट। देयर आर थ्री काइंड ऑफ पैसेज विच आर कमिंग इन CEUT एग्जाम, राइट, सॉरी CUET एग्जाम। तो ये जो CUET के जो एग्जाम है, उसमें तीन प्रकार के क्वेश्चन है। पहला जैसे हम बात करें कि जो पैसेज होंगे, पहला हमने बात कर ली, राइट, जो कि हम बात करेंगे फैक्चुअल होगा, राइट। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा हमारा नरेटिव है। तीसरा जो हमारा, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लिटरेरी पैसेज, राइट। थ्री काइंड ऑफ पैसेजेस आर देयर। इसमें से कोई सा भी किसी भी प्रकार का पैसेज पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि पैसेजेस को हमारे को अटेम्प्ट कैसे करना होता है, कैसे हमारे को समझना होता है, पैसेज को कैसे लिखना होता है। These all are based on your writing skill, reading skill you can say, reading skill, writing skill. आप read करोगे then you have to write, and what you have to write that we are gonna tell you, right? हम आपको बताएंगे कि आपको लिखना क्या है। चलिए हम यहाँ पे आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट टू पॉइंट वी आर गोना डिस्कस, राइट। पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट वी हैव टू डू इन पैसेज एंड हाउ टू अटेम्प्ट दैट पैसेज। रीडिंग स्किल क्या है, कैसे आप पढ़ते हो, दैट डज मैटर, राइट। अभी के टाइम पे, आने वाले समय में हर बार रीडिंग जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स कम विद द फर्स्ट टॉपिक, डू नॉट पुट टू मच एम्फेसिस ऑन द लिटिल थिंग्स। छोटी छोटी चीजें, जब आप पैराग्राफ लिखते हो, सॉरी पैराग्राफ पढ़ते हो, तो जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, उसमें हमारे को ज्यादा जोर नहीं देना होता है। जब हम ज्यादा जोर देने लग जाते हैं, मान लो कि पैराग्राफ में अगर कुछ भी लिखा है, इफ आई एम सेइंग कि भाई कंफ्यूज लिखा हुआ है, अब हमारे को इसका मतलब नहीं पता है, ये तो छोटी छोटी चीजें हो गई ना। अभी तो हमारा पूरा पैराग्राफ बचा हुआ है, राइट। पूरा पैराग्राफ हमारे को पढ़ना है। अगर आपको वोकैबुलरी नहीं आती है, लीव दैट वोकैब, आगे चलो। आपको पैराग्राफ को रिपीट भी नहीं करना, बस एक बार फ्लो में पढ़ लेना है पैराग्राफ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। आपको सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे मेन चीज आपको बता दूं, कभी भी आंसर पैराग्राफ में किसी भी लाइन के बिहाफ पर नहीं होता है, राइट। जैसे अगर हम बात करें, ये जो हमारी लाइन लिखी हुई है, राइट, यू ओनली नीड टू अंडरस्टैंड द मेन पॉइंट। यहाँ पे आप मान लो कि कोई भी आंसर है, मान लो यही आंसर है, ठीक है, आप इसको सेम एज इट इज कॉपी नहीं करोगे।
राइट, सेम एज इट इज कॉपी नहीं करोगे, आप इसको दूसरे वे में लिख दोगे, राइट। व्हाट इज, यू ओनली नीड टू अंडरस्टैंड द मेन पॉइंट, राइट। मेन पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पैराग्राफ, आप ऐसे बोल सकते हो। मतलब एज इट इज नहीं लिखना है, आपको अपनी लैंग्वेज वहां पे यूज करोगे। जब आप अपनी लैंग्वेज वहां पे यूज करोगे ना, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी छोटी बातों पे हमारे को ज्यादा जोर नहीं देना है। डिटेल्स आर इंपॉर्टेंट बट डू नॉट गेट कंफ्यूज बाय एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस। छोटी छोटी चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हाँ बिल्कुल, अगर हम बात करें कि डिटेल्स इंपॉर्टेंट होती है पैराग्राफ में, वहीं से हमारे को सारी जानकारी भी मिलती है। बट हमारे को ध्यान देना है कि भाई छोटी छोटी जो चीजें होती है, कंफ्यूज करती है, उस पर ज्यादा ध्यान दोगे तो पैराग्राफ कर ही नहीं पाओगे, टाइम निकल जाएगा। इन एग्जाम वी हैव लिमिटेड टाइम, राइट। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं, यू ओनली नीड टू अंडरस्टैंड द मेन पॉइंट्स। पैराग्राफ में जो मुख्य बातें हैं, हमारे को सिर्फ उसी पे ध्यान देना है। छोटी चीज अगर समझ में नहीं आती, लीव दैट, ठीक है, छोड़ दो उसको। फॉर सम टाइम यू कैन लीव दैट, कुछ समय के लिए आप उसको छोड़ सकते हो। अगर वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो एट द एंड आप उसको दोबारा जा सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, राइट, ट्राई कर सकते हो। पैराग्राफ पढ़ने में हमारे को सिर्फ मेन पॉइंट समझना है, नॉट द एग्जांपल्स। अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल flow and structure will help you analyze and answer the questions. So you have to remember कि जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो जस्ट यू हैव टू गो इन फ्लो, रुकना नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि यही हमारा पैराग्राफ है, राइट, अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, क्या मुझे रुक रुक के पढ़ना चाहिए? नहीं, हम ऐसे पढ़ लेंगे। डिटेल्स आर इंपॉर्टेंट बट डू नॉट गेट कंफ्यूज बाय एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशन एक्सेट्रा। यू ओनली नीड टू अंडरस्टैंड द मेन पॉइंट, नॉट द एग्जांपल्स। Understanding the overall flow and structure will help you analyze and answer the questions. तो यहाँ पे हमने पहला मतलब पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया। अब हमारे को क्या समझना है, मेन पॉइंट क्या है? इसमें ये बताया गया है कि भाई definitely details are important, but whenever we are seeing little things, whenever we are looking at the little things, just we don't have to confuse over there. If you be confused, अगर वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं तो क्या है कि पैराग्राफ जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। That's why we have to read all the passage in flow, right? फ्लो में हमारे को पढ़ना है। आप जब फ्लो में पढ़ोगे तो पैराग्राफ भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही जैसे आप बोल सकते हो कि आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, एक समरी बना ली छोटी सी कि पैराग्राफ में बोला क्या गया, दैट विल बी मेन पॉइंट। सेकंड अगर हम बात करें, डू नॉट मेमोराइज, आपको ये नहीं करना है, आप कोई क्वेश्चन आंसर वहां पे अगर हम बात करें याद करने नहीं बैठे हैं। पैसेज जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो पैसेज पढ़ने का मतलब है कि भाई हमारे को सिर्फ समझना है, मेमोराइज नहीं करना है, याद नहीं करना है। हमारे को याद करने थोड़ी बैठे हैं, वो पैसेज कहीं आगे जिंदगी में थोड़ी पूछा जाएगा, आपका बस रीडिंग टेस्ट लिया जा रहा है। यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज एवरी वर्ड ऑफ द पैसेज, हर एक वर्ड को मेमोराइज नहीं करोगे। याद है मतलब जैसे क्या होता है कि भाई इस वर्ड का मतलब क्या है, उस वर्ड का मतलब क्या है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती हैं। Your priority should be to understand the flow. हमारी जो सबसे पहली प्राथमिकता होगी वो होगी हमारी फ्लो में पढ़ना, कंटिन्यूअसली पढ़ना, रुकोगे नहीं, पीछे नहीं जाओगे, दोबारा नहीं देखोगे, पढ़ोगे, सीधा पढ़ते हुए चलोगे। Structure and key points in the passage. For factual or specific points question, you can always reread the passage. हम रीरीड कब करेंगे पैसेज को, दोबारा पढ़ेंगे कब, एक मेन पॉइंट होता है। हमने पैसेज को पूरा पढ़ लिया, आपको थोड़ा सा माइंड में आ गया कि भाई पैसेज में ये दिया गया, पैसेज में इसके बारे में बताया गया। अब हमारे को क्या करना है कि भाई क्वेश्चन पे जाना है, ठीक है, वापस क्वेश्चन पे जाना है, क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर आपको पता चल जाएगा कि पैसेज में इसके बारे में ये बोला गया था, ठीक है। उसके बाद वो आप लिख दोगे, तो बहुत ही सिंपल वे है, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तब जाके आप पैसेज को दोबारा पढ़ोगे। तो ये वाली पॉइंट भी हमारा क्लियर। नेक्स्ट है, डू नॉट रीड द फर्स्ट पैसेज। मतलब क्या है कि भाई पहला पैसेज नहीं पढ़ना है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपने रिमेंबर कि पैसेज को पहले नहीं पढ़ना है, किसको, पैसेज को पहले नहीं पढ़ना है। वी डोंट हैव टू रीड पैसेज फर्स्ट, राइट, वी हैव टू गो फॉर द क्वेश्चंस। हमारे को क्वेश्चंस पहले पढ़ने हैं, देन वी हैव टू गो फॉर द पैसेज, ठीक है, देन वी विल गो थ्रू द पैसेज। सो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, ऑलवेज गो थ्रू द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन गो थ्रू द पैसेज। फर्स्टली वी हैव टू चेक आउट द क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चन वहां पे पूछे गए, वट एवर द क्वेश्चन दिया आस्किंग, क्वेश्चन पहले पढ़ो,
क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम पैसेज पे जाएंगे। अब इसका फायदा क्या है ये समझिएगा। जब हम पैसेज पढ़ेंगे ना, पैसेज सॉरी क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पढ़ने के बाद वापस पैसेज पे जाएंगे। जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो हमारे को समझ में आएगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन तो पूछा गया है, ठीक है, तो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, पैसेज को बाद में पढ़ना है और पहले क्वेश्चंस को। ऑलवेज गो थ्रू द क्वेश्चंस, सॉरी ऑलवेज गो थ्रू द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन गो थ्रू द पैसेज। दिस विल प्रिपेयर यू टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू नीड टू लुक फॉर इन द पैसेज। सिंपल सा, इससे हेल्प होगी। जो आप वो पैसेज में देखना चाहते हो वो चीज आपको मिल जाएगी जब आपने क्वेश्चंस पढ़ लिया, ठीक है। जब आपको पता हो कि जिंदगी में आगे क्या होने वाला है तभी तो आप आगे को सुधारोगे, है ना। हमारे को तो कुछ पता ही नहीं होता, हम तो बस ऐसे ही चलते रहते हैं, फिर हमारे को पता चलता है कि भाई ये चीज हो गई है, ठीक है। तो हमारे को क्या करना है, अगर हमारे को जिंदगी में पता हो कि भाई आने वाली मुसीबत ये है तो हम आगे जाके सुधार ना लें। तो इसी प्रकार पहले क्वेश्चंस पढ़ो, फिर पैसेज पे जाओ, फिर वापस क्वेश्चन आप अपने आप अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। That you need to look for in the passage. Focus on the questions and do not on any particular answer option. Do not focus on the particular answer. You can say, ठीक है, आपको किसी एक ही मतलब वहां पे एक क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा ना, अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमारे को उसी को फोकस करना है, राइट। फोकस ओनली ऑन द क्वेश्चन एंड नॉट ऑन एनी पर्टिकुलर आंसर ऑप्शन, ठीक है। हमारे को क्वेश्चन पे जाना है, किसी पर्टिकुलर आंसर पे नहीं जाना है। वी हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द पैसेज, राइट। A quick overview of a question is sufficient. ऐसा नहीं करना है कि बार बार क्वेश्चन पढ़ रहे हो, बार बार क्वेश्चन कर रहे हो, नहीं। एक ओवरव्यू ले लिया ना, दैट विल बी सफिशिएंट, पर्याप्त रहेगा। क्वेश्चन आपने जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे अपने मतलब ऐसे जादू चलाया, ठीक है। जादू चलाने के बाद ऐसे माइंड में उतार लो सारा का सारा। माइंड में जब उतार लोगे, ठीक है, वापस पैसेज में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई हाँ ये तो मेरी मेमोरी में है, ठीक है, इसका आंसर भी यही है। तो आप क्या करोगे, उसको लिख दोगे। बहुत ही सिंपल वे है, ज्यादा टफ नहीं है और टफ भी नहीं होने वाला है यार। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कौन बोलता है टफ है, बहुत ही ज्यादा इजी है। बट समवेयर हम कहीं ना कहीं गलतियां कर देते हैं, तो उन गलतियों को सुधारने के लिए हम यहाँ पे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आगे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया होगा। डू नॉट पुट टू मच एम्फेसिस ऑन वोकैबुलरी स्किल और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे को वोकैब्स तो आती नहीं है, वर्ड मीनिंग नहीं पता है, इसके लिए क्या करें। भैया देखो, शेक्सपियर के बारे में आपने सुना होगा। हम जो भी स्टोरीज पढ़ते हैं, राइट, जो भी स्टोरी पढ़ते हैं, जो भी पोएट पढ़ते हैं, शेक्सपियर के उसमें काफी सारे वर्ड्स हैं, सम्मिलित हैं, इन्वॉल्व हैं। वो सारे वर्ड्स तो मोस्ट प्रोबेबली आपको पता होंगे। अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है तो नहीं पता होगा, पर कोई बात नहीं। उसके लिए भी आपको क्या करना है, थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है ना तो डेफिनेटली आप उस पैसेज को भी अटेम्प्ट कर लोगे। तो इट्स ग्रेट टू हैव अ स्ट्रांग वोकैबुलरी। अगर आपकी वोकैब्स अच्छी है, बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ी बात है। अगर आपको वर्ड मीनिंग पता है, आपको शब्दकोश के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो पैसेज को आप आसानी से समझ लोगे, अटेम्प्ट कर लोगे। But having Shakespeare's vocabulary won't stop you to from understanding the passage. अगर आप शेक्सपियर की vocabularies को जानते हो, जो कि आपकी चैप्टर्स में दी जाती है, पोएट्री में दी जाती है, ठीक है, वो वर्ड्स अगर जानते हो, बिल्कुल सिंपल से है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल से है, वो जानते हो तो पैसेज आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। सो डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ इन द एरिया एंड व्हाइल रीडिंग द पैसेज, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ द पैसेज एंड डोंट गेट स्टक ऑन स्पेसिफिक वर्ड। किसी भी वर्ड पे मान लो कि भाई ये वर्ड जो है स्पेसिफिक सॉरी, इसका मतलब ही नहीं पता है। अब इसका मतलब नहीं पता क्या, मेरे को ये पूरा का पूरा पैसेज समझ में नहीं आया क्या? आ गया। पैसेज में क्या बोला गया, यही बोला ना भाई कि भाई आपकी वोकैब्स अगर अच्छी है, वोकैबुलरीज अच्छी है, तो भाई आप अपनी जिंदगी में कुछ न, मतलब सॉरी पैसेज में कुछ ना कुछ अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है, मतलब पैसेज समझ लोगे, बहुत अच्छे से समझ लोगे, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये वर्ड समझ में नहीं आया तो मतलब आपको पैसेज समझ में नहीं आया क्या? मान लो मेरे को नहीं आया ये समझ में वर्ड, तो मतलब ये पैसेज समझ में नहीं आया क्या? ये जो लाइनें लिखी हुई है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, समझ में नहीं आया क्या? आ गया। क्या बोला गया है? बोला गया है कि भाई वोकैबुलरीज आर इंपॉर्टेंट, वोकैब जो है अच्छी है, बात है अगर आपको आते हैं। इफ यू डोंट, नॉट एन इशू, शेक्सपियर्स वर्ड्स आर सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड द पैसेज। जो शेक्सपियर के वर्ड्स हैं इजी है भाई, अगर आपको पता है तो भी आप समझ लोगे। इफ यू डोंट नो देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द पैसेज। आपको सिर्फ पैसेज ही समझना है, पैसेज समझना है बस। दैट वुड बी इनफ फॉर यू, दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू, राइट। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं
Don't spend time on the reading comprehension. You may not understand the fact word. अब हम क्या करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं भैया समझ में तो आया नहीं, अब क्या करें, समझ में तो आया नहीं, अब क्या करें। तो भैया आपको क्या करना है कि ऐसे बार बार रिपीट नहीं करना है। पहले ही बताया था कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, देन यू हैव टू गो फॉर द पैसेज। Sometimes a path comes in front of us which we do not understand. If you are struggling with one such route in the exam, then make sure you have the patience to avoid such a route. Focus on the ones you can manage easily. In case of extreme need to go back to difficult route, you can say कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, हमने बोला था स्टार्टिंग में बोला था, यू हैव टू गो विद द फ्लो। फ्लो में पढ़ना है। जब आप फ्लो में पढ़ोगे ना, बिल्कुल ऐसे फ्लो में पढ़ोगे, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आपको स्टार्टिंग में समझ में ना आए, वापस क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन पढ़ो, मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा याद कि हाँ ठीक है ये तो पूछा गया था, आप उसको लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब क्या है कि अगर कहीं पे बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है कि ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ये पता नहीं क्या ही है, तो आप क्या कर सकते हो, पैसेज को दोबारा रीड कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इसी कंडीशन पे, एक ही कंडीशन रहेगी कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, देन यू कैन गो बैक। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, री रीड कर सकते हो पैसेज को। ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। डू नॉट थिंक दैट द करेक्ट चॉइस विल कम फ्रॉम द आउटसाइड द पैसेज। हम सोचते हैं, मतलब कई बार ऐसा होता है, बच्चे बोलते हैं कि सर जी ये क्वेश्चन तो पैराग्राफ में है ही नहीं। एग्जामिनर इतना पागल तो है नहीं कि बच्चों को पागल बनाने के लिए बाहर से क्वेश्चन दे देगा, या फिर आपसे कोई पर्टिकुलर दुश्मनी हो, ठीक है, खुद से कोई दुश्मनी हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे पैराग्राफ से ही रिलेट होंगे, बाहर से नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको बताया कि पैसेज को रीरीड करो, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। एनी चॉइस दैट इज आउट ऑफ स्कोप इज नेवर द राइट आंसर। अगर आप पैसेज के बाहर से कोई आंसर लिखते हो तो आप गलत हो, वो मार्क्स आपको देंगे ही नहीं, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। पैसेज में से ही क्वेश्चन पूछेंगे। द करेक्ट आंसर इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज। डोंट dwell on any option that distract you from the passage। ऐसे क्वेश्चन में फंसो ही मत, ऐसे वर्ड्स में फंसो मत जो कि आपको कंफ्यूज करता है कि ये बाहर से है, सारा का सारा वहीं से होगा। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि भाई वर्ड जो है वो कहीं उसका सिनोनिम्स यूज कर लिया, अल्टरनेट यूज कर लिया, ये प्रोबेबिलिटी है, लेकिन बाहर से कुछ भी नहीं होगा। डोंट रिलाई ऑन द ट्रिगर वर्ड्स। ट्रिगर वर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जो कि हमारे को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी दिया हुआ है, पैराग्राफ पढ़ने में आपको समझ में आएगा। इफ यू डोंट रीड द पैसेज केयरफुली यू मे फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ द ट्रिगर वर्ड्स। अगर आप पैसेज को ध्यान से नहीं पढ़ते हो, जो कि कंफ्यूज करते हैं, तो आप ट्रिगर वर्ड में फंस जाते हो। A passage can focus on quite a few sentences at one point and then replace it at the end with the trigger words like but or also। अब देखो, but का मतलब होता है भाई लेकिन, ठीक है, लेकिन, ठीक है, और also का मतलब होता है हालांकि। क्या होता है? हालांकि। The both are trigger word, right? स्टार्टिंग में सेंटेंस में सॉरी पैराग्राफ में तो लेकिन लिख दिया, लेकिन बाद में क्या लिख दिया? हालांकि लिख दिया। These we call trigger word। स्टार्टिंग में लिख सकते हैं हालांकि, मतलब बट लिख दे, बाद में ऑल्सो लिख दे, फिर कंफ्यूज। These are called trigger word, right? This will usually confuse readers who pass through the passage or rush through it in haste। So you have to remember आपको कि ऐसे ट्रिगर वर्ड्स में नहीं फंसने हैं। थोड़ी बहुत तो वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, बट जस्ट यू नीड टू डू प्रैक्टिस। व्हाट? जस्ट यू नीड टू डू प्रैक्टिस। चलिए आगे में यहाँ पे बात करते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स। पैराग्राफ हमने पढ़ लिया, मान लो ये हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके शॉर्ट नोट्स बनाना है। क्या बनाना है? शॉर्ट नोट्स। मतलब जो भी आपको समझ में आए छोटे से पैराग्राफ में लिख लो, काम खत्म, और वहीं से सारे के सारे आंसर हैं आपके, ठीक है। देखो, while reading fuzzy abstract text, make sure you make some quick notes for ready reference। You can write the general flow, structure, paragraph wise flow and important points। Remember, you don't have to have really long notes, just make a quick notes of the important marker points
ऑन द पैसेज। मान लो ये पूरा पैसेज है, ठीक है, ये हो गया भाई, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे करके आप पॉइंट्स बना लोगे। ये शॉर्ट नोट्स हो गए। आप बोलोगे सर लिखना है क्या, फिर टाइम वेस्ट वाली बात हो जाएगी। पैसेज पढ़ रहे हो, शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब है कि आप एक पेन तो हो गया ना आपके पास, पेन से ऐसे ऐसे मार्क बना लो, काम खत्म, शॉर्ट नोट बन गए। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, एक जनरल फ्लो होना चाहिए, ऐसे फ्लो में पढ़ना है। ठीक है, एक बार में पढ़ना है, वापस रीरीड नहीं करना है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या है पैराग्राफ का, पैराग्राफ से उसको क्या करो भाई, जो पैराग्राफ है, ठीक है, उसको फ्लो में पढ़ना है। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, रिमेंबर रखने हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, राम ने श्याम को ऐसे मार दिया था, चप्पू मार दिया था, ठीक है, कैसे भी मार दिया था, तो ये हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देन ट्राई टू प्रीसेट क्वेश्चंस, राइट, ट्राई टू प्रीसेट क्वेश्चंस, मतलब पहले से ही आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूं तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, प्रीसेट कर दो ना, दैट वुड बी बेटर। It is indeed a difficult skill, but if you can master it, you will surely be succeeded. ठीक है, हम बोल सकते हैं कि थोड़ी सी डिफिकल्ट बोल सकते हो स्किल है, ठीक है, लेकिन बाद में आप अगर ऐसा करते रहते हो, प्रैक्टिस करते रहते हो, तो उसके लिए आप बिल्कुल मास्टर बन जाओगे इन फ्यूचर। As you read the passage, try to identify the possible questions that might be asked. पैसे जब आप पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि भाई ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन लेगा भाई पैसेज से, तो ये क्या करता है कि आपकी माइंड पावर को बढ़ाएगा। ठीक है, आप बोल सकते हो कि समझने की शक्ति कितनी है, पावर है आपके पास, ठीक है, आप भी छोटे भीम हो। चलिए, एंड विच पार्ट ऑफ द पैसेज सीम टू बी मोस्ट लाइकली कैंडिडेट्स फॉर द क्वेश्चन सेटिंग, और ऐसा कौन सा पार्ट है जहां से मेनली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जो हमारा नॉवल पॉइंट था, ये भी होपफुली की डिस्कस हो गया। ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैराग्राफ रिक्वायर एक्स्ट्रा अटेंशन। ओपनिंग ऑफ द पैराग्राफ मतलब फर्स्ट पैरा एंड द लास्ट पैरा इज गोना बी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही ज्यादा मेन पॉइंट्स होने वाले हैं। मेनली स्टार्टिंग के पैराग्राफ में अगर बात करें, लास्ट के पैराग्राफ में बात करें, मेन बात तो वहीं पे दे दी जाती है कि कौन श्याम था और कौन राम था, ये दोनों चीजें दे दी जाएगी, राम और श्याम कौन था, और लास्ट में पता चल जाएगा राम ने श्याम को मार दिया, बात खत्म। तो क्वेश्चन लाइक मेन आइडिया, क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द ओवरऑल थीम ऑफ द पैसेज, क्वेश्चन के जो भी आंसर होंगे, जो भी थीम होगी, वो सारे के सारे पैसेज में होंगे। And most often, the answer to this type of question is in the first and last paragraph of the passage. बच्चों ये चीज आपको याद रखनी है कि जो मेन चीज पूछी जाएगी ना आपसे पैराग्राफ के क्वेश्चंस में, वो आपको पहले द फर्स्ट पैराग्राफ एंड द लास्ट पैराग्राफ इज गोना बी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, राइट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होगा, जहां पर आप ये समझ जाओगे कि पैराग्राफ में पूछा क्या है। ठीक है, make sure you get as much information out of this paragraph as possible. इस पैराग्राफ से ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, अब ध्यान से समझिएगा कि ये हमारे हो गए 10 के 10 पॉइंट, हमने आपको बता दिया कि पैराग्राफ सॉरी पैसेज कैसे हमारे को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जैसे हमने बोला कि you have to just read the paragraph in flow, कंटिन्यूअसली आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद क्या करना है, आपको आंसर दे देने हैं। पहले क्वेश्चंस पढ़ोगे, देन यू विल गो थ्रू द पैसेज, फिर आप पैसेज पे जाओगे, पैसेज में आपको लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन थे वहां पर, ठीक है, आप क्या करोगे, शॉर्ट नोट बनाओगे, मार्क करोगे, ठीक है, आपको पता चल जाएगा ये हमारे शॉर्ट नोट्स है, देन क्या करो, आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। अब आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि भाई ये तो मेरे नोट्स में है ही नहीं, पहला पैराग्राफ और लास्ट का पैराग्राफ, ये पॉसिबिलिटी है कि वहीं से क्वेश्चन होगा, पॉसिबिलिटी बन सकती है। दीज आर 10 पॉइंट्स ऑफ द पैराग्राफ, होपफुली यू अंडरस्टूड, राइट। अब यहाँ पे कुछ और बातें आपको बता दें कि ये क्लास तो हमारी क्रिस क्रॉस क्लासेस पे है, तो हमारी जो मेन क्लास है, मतलब कल से मंडे से जो हमारी क्लास जाएगी द स्टडी वॉरियर्स पे जाएगी। कहां पर जाएगी बच्चों, द स्टडी वॉरियर्स पे। आगे में यहाँ पे बात करें CUET के जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, सारी की सारी क्लासेस वहीं पे जाएंगी, राइट। तो आपको याद रखना है CUET के लिए जो हम तैयारी करेंगे वो द स्टडी वॉरियर्स पे करेंगे। और बच्चों आपको लगता है कि मेरी वोकैब्स कमजोर है, थोड़ी सी वीक है मेरी इंग्लिश, तो उसके लिए आपको एक और आपके पास एक और ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हैं भाई, हमारा बोल सकते हो कि इंस्टाग्राम पे एक चैनल है, ठीक है, पेज है द फ्लुएंट स्पीकर के नाम से। किसके नाम से, द
फ्लुएंट स्पीकर, ठीक है, द फ्लुएंट स्पीकर। आप क्या कर सकते हो, इस पेज को फॉलो कर सकते हो। यहां पर हम क्या करते हैं, रेगुलर नए नए वर्ड्स डालते हैं, वर्ड मीनिंग डालते हैं, नई नई ग्रामर्स डालते हैं, बिल्कुल इजी वे में एक छोटा बच्चा 5 साल का भी बच्चा उसको समझ लेगा। अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि इंग्लिश पे थोड़ा फोकस करना है तो द फ्लुएंट स्पीकर का जो पेज है इंस्टाग्राम पे उसको फॉलो कर सकते हो। द स्टडी वॉरियर्स का ये जो हम बात करें कि जो चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो भी हमने नोट्स के बारे में बात करें कि भाई हमने जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की है, चल इसके पॉइंट्स कहाँ से मिलेंगे, हमारे को कुछ समझना हो कहाँ से मिलेंगे, तो मंडे से ये सारी सारी चीजें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। कब से, सॉरी, मंडे से सारी की सारी चीजें आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। कहां पर, हमारी वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। होपफुली की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ऐसी ही वीडियो हम कब से, मंडे से स्टार्ट करेंगे द स्टडी वॉरियर्स पे। आज के लिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मीट यू अगेन, हैव अ नाइस डे टू ऑल।